भारत की आज़ादी की कहानी जब भी सुनाई जाती है तो अक्सर बड़े बड़े शहरों और कुछ जाने माने नेताओं का ही जिक्र होता है। लेकिन आज हम एक ऐसी जगह की कहानी में उतरेंगे जो ये दिखाती है कि स्वतंत्रता की लौ देश के कोने कोने में जल रही थी। हम बात कर रहे हैं बांदा जिले की, एक ऐसी जगह जहां प्रतिरोध की भावना एक सदी से भी ज्यादा समय तक जिंदा रही और भारत की आज़ादी की बड़ी लड़ाई का एक छोटा मगर बहुत अहम हिस्सा बनी। बांदा के इस पूरे संघर्ष को समझने के लिए जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। ये कोई एक घटना की कहानी नहीं है, ये पीढ़ियों तक चले एक लगातार प्रयास की कहानी है। 1857 में जो पहली चिंगारी उठी थी वो 1977 में आपातकाल के प्रतिरोध तक किसी न किसी रूप में सुलगती रही। इससे एक बात तो साफ है, आजादी की लड़ाई एक पल में नहीं बल्कि दशकों के अटूट इरादों से जीती गई थी। तो इस लंबी कहानी को बेहतर ढंग से समझने के लिए हम इसे 5 बड़े हिस्सों में देखेंगे। शुरुआत करेंगे 1857 के विद्रोह से और फिर देखेंगे कि कैसे समय के साथ प्रतिरोध का तरीका तो बदला, लेकिन उसके पीछे की जो भावना थी वो हमेशा एक जैसी ही रही। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है 1857 से। ये वो साल था जब पूरे उत्तर भारत में अंग्रेजों के खिलाफ असंतोष की आग भड़क रही थी और बांदा में यही चिंगारी एक बड़े संगठित विद्रोह में बदल गई जिसने ब्रिटिश शासन की नींव को पहली बार इतनी गंभीरता से चुनौती दी। तारीख थी 14 जून 1857। जैसे ही पूर्वी जिलों से विद्रोहों की खबरें बांदा तक पहुंची, यहां के लोगों में भी एक नया जोश भर गया। उन्होंने हथियार उठा लिए और जब हालात ऐसे बने कि ब्रिटिश अधिकारी शहर छोड़कर भाग गए तो नवाब अली बहादुर द्वितीय ने खुद को एक स्वतंत्र शासक घोषित कर दिया। सोचिए, ये कितना बड़ा और साहसिक कदम था जिसने बांदा को विद्रोह के नक्शे पर ला खड़ा किया। लेकिन ये आजादी ज्यादा दिन नहीं टिक सकी। करीब 1 साल बाद जनरल विटलॉक के नेतृत्व में ब्रिटिश सेना ने वापसी की और नवाब की सेना को हरा दिया। इसका नतीजा बहुत क्रूर था। 800 से ज्यादा स्वतंत्रता सेनानी मारे गए और स्थानीय ताकत का जो प्रतीक था, भूरगढ़ का किला, उसे भी नष्ट कर दिया गया। विद्रोह तो कुचल दिया गया था, लेकिन प्रतिरोध की जो चिंगारी थी वो राख के नीचे सुलगती रही। 1857 के सशस्त्र विद्रोह के बाद बांदा में प्रतिरोध ने एक नया रूप ले लिया। अब तलवार और बंदूक की जगह आत्मनिर्भरता और आर्थिक बहिष्कार जैसे हथियारों ने ले ली। ये 20वीं सदी की शुरुआत थी और पूरे देश के साथ साथ बांदा में भी स्वदेशी की एक नई लहर उठ रही थी। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ तो उसके खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ उसकी गूंज बांदा तक भी पहुंची। यहां लोगों ने विदेशी सामान का बहिष्कार करने और सिर्फ देश में बनी चीजों का इस्तेमाल करने की कसम खाई। देखिए, ये सिर्फ एक आर्थिक रणनीति नहीं थी, ये अपने राष्ट्रीय गौरव और आत्मसम्मान को दोबारा हासिल करने का एक तरीका था। और जब लाला लाजपत राय जैसे बड़े नेता यहां आए तो इस आंदोलन को और भी ताकत मिली। अब हम स्वतंत्रता संग्राम के उस दौर में आ गए हैं जिसने कह सकते हैं कि सब कुछ बदल कर रख दिया। ये गांधीवादी युग का उदय था जब महात्मा गांधी के सिद्धांतों ने पूरे देश को एक नई दिशा दी और बांदा भी इस बदलाव का एक बहुत अहम केंद्र बना। 1920 का असहयोग आंदोलन बांदा जिले में आग की तरह फैल गया। इसका मकसद बहुत सीधा था, बिना कोई हथियार उठाए ब्रिटिश प्रशासन को पूरी तरह से ठप कर देना। लोगों से कहा गया कि वे सरकारी नौकरियां छोड़ दें, अदालतों का बहिष्कार करें और अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों से निकाल लें। ये एक जबरदस्त और ताकतवर रणनीति थी क्योंकि ये उसी भारतीय सहयोग की नींव पर चोट कर रही थी जिस पर ब्रिटिश शासन टिका हुआ था। जरा सोचिए, उस वक्त माहौल कैसा रहा होगा जब महात्मा गांधी खुद बांदा पहुंचे। उनके आने से लोगों का संकल्प और भी मजबूत हो गया। उनका ये दौरा अगले बड़े आंदोलन यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन के लिए एक बड़ी प्रेरणा बना। 1930 में नमक सत्याग्रह ने बांदा में एक नया इतिहास रचा और इसकी सबसे खास बात थी महिलाओं की बड़े पैमाने पर भागीदारी। वो अब अपने घरों से निकलकर सड़कों पर संघर्ष कर रही थीं। ये इस बात का प्रतीक था कि आज़ादी की लड़ाई अब कुछ नेताओं तक सीमित नहीं रही, बल्कि ये एक सच्चा जन आंदोलन बन चुकी थी। 100 से ज्यादा गिरफ्तारियां इस बात का सबूत है कि यहाँ के लोग अब डरने वाले नहीं थे। और यहीं पर बांदा के प्रतिरोध का एक और दिलचस्प पहलू सामने आता है। एक तरफ गांधी जी का अहिंसक आंदोलन पूरे जोर पर था, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारियों को भी इसी धरती से पैसों और हथियारों की मदद मिल रही थी। ये दिखाता है कि आजादी का लक्ष्य तो एक ही था, भले ही उसे पाने के रास्ते अलग अलग क्यों ना हो।
अब हम आ पहुंचे हैं स्वतंत्रता संग्राम के अंतिम और सबसे निर्णायक दौर में, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने ब्रिटिश साम्राज्य को यह साफ साफ संदेश दे दिया था कि अब उनका समय खत्म हो चुका है। ये जो 84 का आंकड़ा है, ये अपने आप में एक पूरी कहानी कहता है। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन 84 लोगों का प्रतीक है जिन पर भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बांदा में मुकदमा चलाया गया। ये दिखाता है कि यहाँ प्रतिरोध कितना तेज था और स्वतंत्रता सेनानियों ने आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कीमत चुकाई। तो आखिरकार दशकों के संघर्ष के बाद स्वतंत्रता का वो दिन आ ही गया, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सवाल ये है कि आज़ादी अपने साथ क्या लेकर आई और बांदा की जो प्रतिरोध की विरासत थी, उसने आज़ादी के बाद कैसे एक नया रूप लिया। 15 अगस्त 1947 का दिन सच कहूं तो दोहरी भावनाओं वाला था। एक तरफ आज़ादी का जश्न था तो दूसरी तरफ बंटवारे का गहरा दर्द। बांदा ने भी इस दर्द को महसूस किया जब पाकिस्तान से विस्थापित लोग यहाँ पहुंचे। ये सच में एक खट्टी मीठी जीत थी। इससे ये बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि प्रतिरोध की वो भावना 1947 में खत्म नहीं हुई। चाहे वो गांधी जी की हत्या पर शोक मनाना हो, भारत के गणतंत्र बनने का जश्न हो, या फिर 1977 में आपातकाल के दौरान नागरिक अधिकारों के लिए खड़ा होना हो, बांदा के लोगों ने बार बार ये दिखाया कि संघर्ष की वो विरासत उनकी रगों में आज भी दौड़ती है। और समय के साथ जिले का प्रशासनिक स्वरूप भी बदला। 1998 में बांदा का पुनर्गठन हुआ और चित्रकूट नाम का एक नया जिला बनाया गया, जो इस क्षेत्र की विकास यात्रा में एक और नया अध्याय था। तो बांदा की इस पूरी कहानी को देखने के बाद आखिर में एक सवाल मन में उठता है। जब हम कहते हैं प्रतिरोध की विरासत, तो इसका असली मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ इतिहास की कुछ घटनाएं हैं, या फिर ये आने वाली पीढ़ियों के लिए साहस, दृढ़ता और अपने हक के लिए खड़े होने की एक जिंदा प्रेरणा है? इस पर एक बार विचार जरूर कीजिएगा।